पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह बखैर नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K किस अजकिस निशस्तस मज तोह सारनी वचन वालेन हुंद इस्तकबाल तो खैर मकदम वच वंज टीम गुड मॉर्निंग J&K की तरफ। नाजीम आज 14 अगस्त 2025 रात ज़रा दम ज़रा गर्म उस तो मगर सैनिस इलाकस मज यानी निशातन तो शालमरनस सुबह हल्क रूद हूँ प्योमुत तो सुबह हवा उस शुहल तो गर्म पत बे पे सह शुहल हवा गाड़ी हंदी शीशे मजी मे पे फैज़ अहमद फैज़ सह शार याद कि जैसे सहराऊँ में होले से चले बाद नसीम, जैसे सहराऊँ में होले से चले बाद नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। तो तुह यथ करारस मज तुह बिहू पन्न करार गहन मज तो 8 बजे पे 9 बजन ताम करो करार असी सत तथ करारस मज आज जी बह नियाज भट्ट तो मे सत मोन दोस्त बोय अशफाक हाफजी। अस्सलाम वालेकुम। ठीक छुआ? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक नियाज़ भाई। अल्लाह का कर। नाज़रीन मोहतरम, मेरी तरफ से भी प्यार और खुलूस बरा इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप सभी देखने वाले खुश व खुर्रम होंगे, बसेहत व सलामत होंगे, बखैर व आफ़ियत होंगे और अपने ज़िंदगी के नेक मामलात में रवा दवा होंगे। चूँकि जब सुबह मौसम का आगाज़ इस तरह से हो, मौसम खूबसूरत हो, तो सबसे पहले मौसम के हवाले से खबर पहुँचा देते हैं और उसके बाद वहाँ बहुत मौसम के हाल ऐसे थे कि निशात और शालीमार में हल्की फुल्की बारिश थे सोन रुदु छिड़काव उस पे मगर जब यहाँ आए तो यहाँ ऐसा नहीं था। हालांकि पेशन गोई भी इसी तरह से है क्योंकि श्रीनगर और जम्मू में आज दोनों जगहों पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें हो सकती है और उसके साथ साथ श्रीनगर का दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 34 डिग्री सेल्सियस कम से कम 24 डिग्री सेल्सियस और जम्मू का ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेल्सियस कम से कम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। ट्रैफिक के हवाले से आपको खबर दें, ट्रैफिक कंट्रोल रूम से मिली इतला के मुताबिक श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त दी गई है। माल बरदार गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू की ओर रवाना किया जाएगा। श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को रेगुलेटेड मैनर में पहले मीनीमर्ग से श्रीनगर फिर सोनमर्ग से कारगिल की ओर रवाना किया जाएगा। मुगल रोड पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त दी गई है। माल बरदार गाड़ियों को पुंछ से शपैया की ओर रवाना किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल रूम से रब्ता कायम कर सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दस्तियाब है और उसके बाद ये स्क्रॉल भी होते हैं। उसके साथ साथ आप सोशल मीडिया हैंडल से भी आप ये ताज़ा तरीन इत्तलात मौसूल कर सकते हैं। खैर, ये तो थी मौसम के हवाले से खबर। चूँकि मौसम अच्छा है और प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है, प्रोग्राम भी बहुत ही खूबसूरत है, आपके दिल के करीब है और आप सबसे हम बड़ी खूबसूरत सी बातें करते हैं क्योंकि ज़िंदगी रवा और दवा है। ज़िंदगी में बहुत सारे फेजेस आते हैं। इसी तरीके से अगर पिछले कई दिहाइयों की बात हम करें नियाज़ भाई, तो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी बदल गया है, काफ़ी तब्दीली हमारी लाइफस्टाइल में आ चुकी है। क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी उस तरह से नहीं थी, जब टेक्नोलॉजी का दौर आया तो चीज़ें बदलने लगी। लेकिन मैं कुछ दिन कबल एक आर्टिकल पढ़ रहा था एक अखबार से जो कि थोड़ा बहुत तशवीशनाक था इस लिहाज से, और चीज़ें जो थी वो हैरान कर देने वाली थी जो मैंने उसके बारे में पढ़ी थी। वो हमारे लाइफस्टाइल के बारे में एक आर्टिकल था जिसमें 60% से ज़्यादा लोग जो रूरल लाइवलीहुड यानी इन इलाकों में रहते हैं, लोग अब EMIs की ओर जाने लगे हैं। यानी अपनी लाइफस्टाइल को ज़्यादा वो वैनिटी यानी वो ज़्यादा क्रीमी वाला दिखाने के लिए एक गाड़ी लेना, मोबाइल फ़ोन लेना, मकान बनाना और वो सब चीज़ें करना, लेकिन
उनके लिए EMI लेना। एक ख़ास चीज़ उसमें जो मेंशन की गई थी, ख़ास तौर पर जो अब तो चूंकि सीज़न भी है शादी ब्याह का और वेडिंग जो है वेडिंग्स के लिए लोन अमिक खतर पत कड़न लोन पत तमिक खतर EMI भरन चूंकि वारिया मिसाल अत मुतलिक दित अकिस बॉय सन्ज मिसाल आग दित तम कोर पन्ने बेन खानदर 30,000 रुपये तमिस तनख्वाह और 17,000 रुपये सह वन प्रत रेत भरान तो तथ खतर EMI अच्छा बेस एक शख्स सन्ज इथे पे मिसाल लिखित पन्न दोस्तन मज हाव बाव बावन खतर बाइक अन तो तमिक EMI भरान बेकिस दोस्तस इथे पे डेट अख तो अथ मज डुब्योमुत अच्छा अकिस खास कपल सन्ज अक मिसाल अक दित कि तिमो कोर 27,000 रुपयन मज खानदर और सह फायदे क्या द्राव तम सात कर लुको क्या कत मगर 3 वहर पत होग तमो पन मकान बनत बे तम कर्जस मज डुब्योमुत किन यानी इंसान अगर बेहतरीन तरीक पन लाइफ स्टाइल तरीक सान इस्तेमाल कर अत मज कोशिश कर जन इन्वेस्टमेंट यह कर बन चीजन मज कहें यम मे पे और वापस दिन रिटर्नस दिन कहें बेहतर कि इंसान कर तम खुद बिजनेस कुन बदल कारस मज कर इस्तेमाल और तम सत पन लाइफ स्टाइल बेहतर बन। चूँकि अशफाक साहब ने 2 चीज़ों का यहाँ जिक्र किया, पहला ये कि हम फिजूल खर्ची करते हैं और जो दिखाने के लिए लोगों के यहाँ अपना नाम बढ़ाने के लिए बड़ी गाड़ियाँ और बड़े मकान लेते हैं इसलिए कि हमारा नाम हो, लेकिन ये फिर बैंक के कर्ज़े पर यानी EMI पे होता है, जिससे हमारी जो ज़िंदगी है रोज़मर्रा की ज़िंदगी वो बहुत मुश्किल में गुजरती है कि हर महीने जो माली तंगी होती है वो तंगी हमें झेलनी पड़ती है। इसके बरक्स जो दूसरी ये दुरुस्त बात है, इस पर बहुत अच्छी मिसालें भी दी, इस पर मज़ीद वजाहत की तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन जो दूसरी बात आपने की मैं उसको यहाँ छेड़ना चाहूँगा वो ये कि अगर ये पैसे जो आप अपनी गाड़ियों पर या अपने मकानों पर, ऐसे मकानों पर जहाँ सिर्फ 1-2 लोग रहते हैं लेकिन मकानों में 10-10 कमरे, ऊपर इतना बड़ा हॉल जो 1000 स्क्वायर फुट या 1200 स्क्वायर फुट का, जिस पर कभी कोई नहीं जाता है, बस इसलिए इस्तेमाल होता है कि कुछ कपड़े सुखाए जाए या सर्दियों में या कशीर पे वन हॉकजून ये हॉकनावन, सिर्फ इसलिए 10-12 लाख 15 लाख, उससे बेहतर है कि ये पैसे हम उस जगह पर लगाएं जो हमें कुछ रिटर्न्स दे, यानी कुछ काम में लगाएं। कश्मीर में इस चीज़ की नहज, इस चीज़ का तरीका देखा गया है कि अक्सर लोग मकानात पर या अक्सर लोग शादियों पर बहुत ज़्यादा खर्च करते। ओवरऑल अगर देखा जाए जो आर्टिकल आपने कहा कि पूरे इंडिया की हालत ही यही है कि हम उन 600 लोगों को खिलाना चाहते हैं, बाज़ वक्त जिनके साथ हमारा दूर दराज का कोई ताल्लुक़ नहीं और फिजूल खर्ची करते, उसके बरक्स हम अपने आप पर या ऐसे चीज़ें हैं जिनसे हमें रिटर्न्स मिले वो नहीं करते हैं। बेहतर है कि हम स्टार्टअप्स करें, बेहतर है कि हम ऐसे काम करें जिनके हमें रिटर्न्स हो, बिज़नेस करें, देखें दाखे कि हमारी सोसाइटी में किन चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन अशफाक यहाँ इस चीज़ की भी ज़रूरत है कि अगर आप अब बिज़नेस करना चाहते हैं, अब अपना कोई कारोबार करना चाहते हैं, क्योंकि सर्विसेज सेक्टर में हर कोई नहीं जा सकता है, वहाँ ये देखना ज़रूरी है कि आप किसी माहिर से मशवरा लीजिए, क्योंकि आप उस चाचा या मामू से मशवरा न लीजिए कि जो आज से 10-15 साल जिसका एक्सपर्टीज़ कुछ और था, उन्होंने अपने ज़माने में अपनी कोई दुकान शुरू की, बहुत अच्छी बात, लेकिन आज एक्सपर्ट्स है, इट्स इन साइंस, जैसे हम मैनेजमेंट साइंसेस पढ़ाते हैं, मैनेजमेंट पढ़ाई जाती है, बिजनेस पढ़ाई जाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं कि आजकल चूंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आपके घर बैठे आपको आपका कोई एक्सपर्ट गुरु, स्टार्टअप गुरु आपको ये बता सकता है कि आपको बिजनेस कैसे करना है, आपको ये बता सकता है कि आपके जो फेलियर्स के वजूहात क्या वो है, आपको ये बता सकता है कि आपके इलाके में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, आपको ये बता सकता है कि आपके यहाँ मार्केट किस चीज़ का है, आपको ये भी बता सकता है कि आपके यहाँ किस चीज़ में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप सक्सेस पाएंगे और किस चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको नुकसान आपको हो सकता है। मुझे सस्टेनेबल किस तरीके से सस्टेनेबल या तो इस कशीर पे वनो पायदार तरक्की करो यूजुअली, लेकिन हर सोसाइटी के अपने अपने कुछ रिवायत होती है और हमारी सोसाइटी के कुछ रिवायत है कि आज भी हमें जब फंडिंग या इस फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, पहले हम अपने बड़ों के पास जाते और उनसे मशवरा करते, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज हम इस तरह बात क्यों करें वो आपको पता चलेगा जब आज हम मेहमान से मुलाकात कराएंगे, इसलिए तजस्सुस को ज़रा बरकरार रखिएगा। पहले लेते हम अपनी जिम्मेदारी है जो अखबारात की सुर्खियाँ वो पहुँचाते हैं, और आज एक ख़ास मौजू पर बात होने वाली है जो हर उस
बेरोजगार नौजवान को यो जो हमारे घरों में यम गरन मज वनकस बुजुर्ग तिमन पे बोजुन ये कि कार करुन स्टार्टअप करुन यह कित कन करुन तम खतर एक माहिर अनमत यम दुरुस्त दुनियाहस मज वनकस अमि चीजुक सबक दिवान तो लूकन हेचनावान तथ पे करो अस कत मगर बह कर गुजारिश यूत काल बह चाय दाम चम तुम दीतो अखबार हूँ सुर्खी जो सठा शुक्रिया नियाज भाई चूंकि सुर्खियां भी पहुंचाना आप चाय गई वारना तरिन है ना चाय तुरिन हकीकतन चाय तो रोजो चवान तो सुर्खी तो रोजो वातनामा पन नाजरीन तन आगाज करते हैं एक उर्दू रोजनामे से। अखबार रकम तराज है, योम आज़ादी के हवाले से खबर है। योम आज़ादी की तकारीब को हतमी शक्ल, ज़िले हेडक्वार्टरों पर फुल ड्रेस रिहर्सल। सूबाई कमीशन कश्मीर ने बक्सी स्टेडियम में कौमी परचम लहराया। मार्च पास्ट पर सलामी ली, लोगों को आज़ादी की तकारीब में शमूलियत की दावत। मुसद्दिका शिनाख्ती कार्ड दाखिला पास होंगे। एक और खबर इसी अखबार से अखबार लिखता है कि किसान खिदमतगरों को मुतहरिक कसीरुल मकासिद मराकिज़ में तब्दील किया जाए। चीफ सेक्रेटरी की महकमा ज़रई पैदावार को हिदायत। जी मेरे हाथ में अंग्रेजी अखबार लिखते हैं कि इंडिया कैन कंस्ट्रक्ट ऑन द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंदस जहलिम चिनाब अंडर द IWT यानी इंदस वाटर ट्रीटी। India is permitted by the treaty to construct on the tributaries of the Indus, Jhelum and Chenab western rivers. In though the general rules in the India shall let the rivers flow. इसी अखबार से एक और सुर्खी है, लिखते हैं वी द पीपल के उन्वान से हाई टेम्परेचर्स coupled with the humidity precipitating gastroenteritis and the other stomach ailments. So experts suggest person vigilance and timely medical intervention. उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में अखबार रकम तराज है। गुज़श्ता 5 बरसों के दौरान जम्मू व कश्मीर में खेलों के ढांचे में शानदार तब्दीली आई। जम्मू कश्मीर के हर कोने में नौजवान न सिर्फ शौक बल्कि पेशा वराना करियर के तौर पर भी खेलों को अपना रहे हैं। LG जी मेरे और खबर इसी अखबार से। जी नियाज़ भाई माजरत, कामयाब यात्रा हिंदुस्तानी सकाफत की अटूट रिवायत और ईमान की अलामत। साल रवा में कामयाब अमरनाथ यात्रा के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मुबारकबाद। अमित शाह जी मेरे हाथ में उर्दू अखबार है, रकम तराज है। कौमी शहरा पर थर्मल स्कैनिंग से निगरानी, वादी में सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट। योम आज़ादी से कबल बारीक बीनी से तलाशी और गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। एक और खबर इसी अखबार से कि जाली कश्मीरी सिल्क कालीन की ब्रांडिंग, हुकाम का बंगाल की निजी कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी और अमेजॉन को नोटिस भी भेजा। अब अमेजॉन पर भी जाली कश्मीरी सिल्क कालीन ये तशवीशनाक खबर है। और आपने अगर कल नोटिस किया होगा सिर्फ 2600 में वे कालीन भेज रहे थे और उसमें लिख रहे थे ये कश्मीरी का कश्मीरी कालीन है। खैर इस पर सरकार काम कर रही है, टैगिंग कर रही है। और जो नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं कुछ लें कश्मीरी तो उस पर जियो वो जो टैगिंग होती है और उस पर गौर कीजिएगा कि किया हुआ है कि नहीं हुआ है, ताकि आप भी ठग न जाए। जी आखिरी अंग्रेजी रोज़नामा मेरे हाथ में एक खबर इस अखबार से। SC to hear on August 14 plea for restoring Jammu and कश्मीर स्टेटहुड। जी इस अखबार की मैं ना इस सेगमेंट की आखिरी खबर लेना चाहूँगा कि लिखते हैं कि अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का सालाना आला सतही का इजलास है। वज़ीर आज़म मोदी का इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका का दौरा करेंगे। जी ये थी अखबारात की सुर्खियाँ और जो बात हमने सुबह छेड़ी और जिस तरह मैंने अर्ज़ किया आपकी खिदमत में कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा आज जो तशरीफ़ फरमा मेहमान हमारे साथ है वो मेहमान कश्मीर के भी है और वो मेहमान आज दूरदर्शन के है। जब वो मेहमान दूरदर्शन के बने तो इकट्ठे वो मुलाकात बहुत से लोगों के साथ हुई और होगी आज। तो हमारे साथ आज तशरीफ़ फरमा एक माहिर, एक एक्सपर्ट ऑन द स्टार्टअप सस्टेनेबिलिटी एंड एन एंटरप्रेन्योर, एक मेंटर, एक सोशल इन्फ्लुएंसर डॉक्टर समीर शर्मा। गुड मॉर्निंग, आदाब, बहुत बहुत इस्तकबाल और बहुत अभिनंदन है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। कश्मीर हम स्टार्टअप्स के बारे में बात करेंगे। हर सोसाइटी में हमारी अलग अलग तरीके होते हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि हम अपनी ज़ाती सवाल करेंगे जो हमें लगते हैं स्टार्टअप्स के बारे में। लेकिन पहले हमें बताइएगा कि समीर शर्मा जो आज हमारे मेहमान हैं, समीर शर्मा कौन है, समीर शर्मा कहाँ से है, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड या जो आपका सफ़र है यहाँ कश्मीर आने तक ये कैसा हुआ, और साथ ही ये भी बताइएगा कि कश्मीर कैसा लगा आपको। ज़रूर, सबसे पहले नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा और इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया। और ये प्रोग्राम बहुत फेमस है, मैं जब से कश्मीर में काम कर रहा हूँ तो मैं भी इसका एक दर्शक हूँ और मैं इसको बड़ा पसंद करता हूँ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कार्यक्रम है क्योंकि इसमें जो लोग आप बुलाते हैं उनसे हमेशा कुछ सीखने को मिलता है।
और आज ये मौका है कि आपसे बात करने के लिए। आज आपसे सीखेंगे। जी सर हम एक दूसरे से सीखते हैं। मेरा नाम समीर शर्मा है। मैं वैसे मूलतः इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ, लेकिन कामकाज के सिलसिले में, स्टार्टअप्स के सिलसिले में और बहुत सारे सोशल इनिशिएटिव और एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स के सिलसिले में मैं लगभग भारत के सभी हिस्सों में घूमता हूँ। हमारे लगभग 11 राज्यों में कामकाज हम लोग करते हैं और इसके अलावा भी भारत के बाहर भी हम लोग स्टार्टअप्स और सस्टेनेबिलिटी पे कार्य कर रहे हैं जी। तो उसी सिलसिले में कश्मीर आना हुआ था 2022 में, जब हमने यहाँ पर पहली बार श्री अमरनाथ जी यात्रा को पूरी तरीके से कचरा मुक्त और जीरो लैंडफिल बनाने का कार्य शुरू किया था, जो इस साल तक जारी है। इस बार भी हमने वो बखूबी किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि कश्मीर की वैली में जब लाखों लोग आते हैं तो कैसे वो बड़ा कचरा एक इकट्ठा होता है और वो ग्लेशियर्स को वैली के लिए जो चीजें होती है और नदियों को काफी सारी चीजों में खराबी हो जाती है। तो सरकार ने उस पर बड़ा निर्णय लिया और ये कोशिश की कि कैसे इसको जीरो वेस्ट बनाया जाए। तो हमें मौका मिला ऊपर वाले की दया से और वो हमने काफी अच्छे से काम किया। उस पर हम आगे बात करेंगे। जी जरूर। मेरा अगर मैं बताऊं तो बैकग्राउंड जो है, आई एम एन IT प्रोफेशनल और मैंने माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल और सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूं और इसके लिए मैं कई कॉलम्स वगैरह भी लिखता हूं। साथ में मैं डेवलपमेंट IT का उसमें भी शामिल हूं। इसके अलावा आज की तारीख में ज़्यादातर जो मेरा समय जाता है वो जाता है सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और किस तरीके से सोसाइटी में वापस गिव बैक दिया जाए। तो उसके लिए मैं अपने पर्पस ऑफ लाइफ के रूप में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहा हूँ। कंट्रीब्यूटर्स कैसे बने? जी, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो युवा हैं पर्टिकुलरली जहाँ भी हम जाते हैं, जैसे अभी मतलब पिछले 4 साल से हम जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, तो यहाँ के युवाओं में मैंने देखा है कि एक बहुत ही बढ़िया टैलेंट छुपा हुआ है जिसको एक बहुत ही छोटे से एक्सपोजर की ज़रूरत है। ये वैसा ही है जैसे कि आप एक छोटा सा चिंगारी को अगर सुलगा दें तो वो एक बड़ी आग बन जाती है। तो यहाँ पे मुझे देखता हूँ कि वो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। पॉलिशिंग द डायमंड करेंगे। एग्जैक्टली। और साथ में टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और वो मैंने देखा है कि अभी तक मैं मुझे ये बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सबसे ज़्यादा टैलेंट मैंने जम्मू कश्मीर में देखा है। बहुत क्योंकि उनमें एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि वो किसी भी चीज़ को सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। जब मैं यहाँ पर आया तो कई जगह मुझे ऐसा लगा, जब कुछ मशीनरीज या कुछ ऐसे सॉल्यूशंस थे जिनमें हमारे एक्सपर्ट्स बाहर से आने वाले थे लेकिन कुछ वजह से देरी हुई, तो यहाँ के लोकल बच्चों ने हमसे गुजारिश की कि क्या हम इसमें अपना हाथ आजमा सकते हैं, अगर आप हमें ट्रस्ट करें। तो ये रिस्क था, लेकिन मैंने रिस्क लेने की कोशिश की और उन्होंने वो बड़ा बखूबी करके दिखाया बिना किसी पुराने नॉलेज या मैनुअल के। तो वहाँ से मुझे समझ में आ गया था कि जम्मू कश्मीर में ब्रिलियंट माइंडसेट है और यहाँ के बच्चे जो हैं वो चाहे लड़के हों या लड़कियाँ, और इवन विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो वो भी बहुत एम्पावर हैं और उनमें भी काफ़ी अच्छी संभावनाएं मुझे यहाँ दिखती हैं। तो इस वजह से जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है स्टार्टअप सिनेरियो इज़ हैविंग अ ग्रेट एंड सिग्निफिकेंट वैल्यू एंड पोटेंशियल, जिसको कि बस अब ये मान के चलिए वो रनवे पे है और अब बहुत जल्दी टेक ऑफ होने वाला है। अरे बहुत खूब डॉक्टर साहब, चूँकि आप एक्सपर्ट है इस मामले, आपने साइबर सिक्योरिटी की बात की, स्टार्टअप्स की बात की, इस मामले में एक्सपर्टीज़ की बात की कि किस तरीके से सस्टेनेबल चीज़ें देखें, चूँकि आप एक्सपर्ट भी इसमें हैं। अब हम स्टार्टअप्स की बात करें, या पहले जब आगाज़ में मैंने थोड़ा बहुत कहा था कि हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया है, ये स्टार्टअप ये चीज़ें हैं क्या? थोड़ा बहुत पहले समझाएंगे, आप इस फील्ड में कैसे आए और स्टार्टअप किस चीज़ को कहेंगे? बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, क्या ये सब एक ही है कि अलग अलग सारा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और जब मैंने अपना काम शुरू किया था तो आज से लगभग 10 साल पहले की बात है, जब भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम शुरू किया, तभी हम लोगों ने पहला स्टार्टअप शुरू किया था। और आप ये मान के चलिए सिनेरियो इतना अच्छा है पूरे देश में कि इसमें फंडिंग्स, इन्वेस्टमेंट और अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट सभी जगह पे आपको मदद करती है। वो चाहे सीड फंडिंग हो या चाहे तो कोई आपको काम मिला नहीं है क्योंकि आप नए हैं, तो टेंडर्स में ऐसी माकूल इंतजामात किए गए हैं जिसमें कि स्टार्टअप्स को एक स्पेशल रिजर्वेशन मिलता है कि मान लीजिए अगर कोई एक प्रोजेक्ट एक्स अमाउंट का है तो उसमें से पर्टिकुलरली 10 या 20% स्टार्टअप्स को ही ऑर्डर जाएंगे। तो वहां पर भी उनको शामिल किया जाता है। रिजर्वेशन काइंड ऑफ है। एंड सेकेंडली रिलैक्सेशंस भी है। इसमें एक स्टार्टअप एग्जम्पशन पॉलिसी होती है जिसमें उन स्टार्टअप्स को मौका दिया जाता है कि यदि आपके पास कोई अनुभव नहीं है, कोई एक्सपीरियंस पुराना नहीं है या आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज उतनी नहीं है, टर्नओवर्स उतने नहीं है, तो भी आपको उन सब में एग्जम्पशन दिया जाता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो EMD वैल्यू होती है, तो EMD मनी से भी आपको एग्जम्पशन मिलता है।
तो MSME और स्टार्टअप ने एक इतना बढ़िया सिनेरियो इसमें इकट्ठा किया है कि अब जाकर के जब हम देखें कि मात्र 10 साल में जब शुरुआत हुई थी 70 स्टार्टअप थे, उन 70 स्टार्टअप से लेकर आज की तारीख में अगर मैं आज की बात करूं तो लगभग 1,87,033 187,033 तो इतने स्टार्टअप्स इंडिया में रजिस्टर हो चुके हैं। और आप जम्मू कश्मीर की भी बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर इज ऑल्सो प्रोग्रेसिंग वेरी वेल। आज का अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं जो कि यहाँ की जम्मू कश्मीर की EDI एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, तो DPIIT रजिस्ट्रेशंस आज की तारीख में 1199 लगभग 1200 होने वाले हैं, तो 1199 पहुंच चुका है। तो ये एक बहुत अच्छा नंबर है, इट्स अ गुड नंबर, इट्स अ वेरी गुड नंबर। और उसमें एक और बहुत मजे की बात यह है कि इसमें लगभग आधे वुमेन लेड एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप है। मतलब बैलेंस, एक तवाजुन, एक बैलेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। अशफाक साहब ने एक सवाल पूछा था कि हम स्टार्टअप किसको बोलते हैं, क्योंकि जब ये आज हम इस वक्त जो प्रोग्राम देख रहे हैं इसमें हमारे बड़े बुजुर्ग भी देख रहे होंगे, जिनकी जैसे मैंने कहा कि हर सोसाइटी में एक फैब्रिक होता है, उस चीज़ का ख्याल रखते हुए हमें इन चीज़ों को आगे बढ़ना। एंड व्हेन एवर वी नीड फंडिंग, जब हमें कुछ पैसे की ज़रूरत होती है हम अपने बड़ों के पास जाते हैं, जवान अपने बाप के पास जाता है, अपने दादा के पास जाता है कि मैं एक ऐसी चीज़ करना चाहता हूँ, मैं एक स्टार्टअप करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से मैं हम समझाए लोगों को, मतलब जो बुजुर्ग हमारे बैठे वो डर न जाएं, उनसे कह दे कि व्हाट इज स्टार्टअप, मतलब क्योंकि एक नई टर्म है, बड़ी इल्यूरिंग सी टर्म है, लगता है ऐसा है कि शायद नए बच्चे का कोई नया ख्याल और इसमें फेल हो जाए। व्हाट इज स्टार्टअप? बिल्कुल, तो क्योंकि हम इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि हम कोई ना कोई काम तो इससे पहले भी करते, कोई दुकान शुरू करते थे, किसी जगह किसी ने ठेला लगा दिया या कोई भी काम शुरू किया, वो स्टार्टअप क्यों नहीं? स्टार्टअप क्या फ़र्क है? बिल्कुल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल है जिसको कि जानना बहुत ज़रूरी है। और जैसा आपने पहले कहा था कि लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, हमारे बहुत सारे SOPs चेंज हो रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि अब बिजनेस सिनेरियो में भी स्टार्टअप एक उसी चेंज का हिस्सा है। और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं प्रोसेस में, ये एक प्रोग्रेसिव रेवोल्यूशन का हिस्सा है, आप इसको एक क्रांति भी बोल सकते हैं। तो स्टार्टअप किसे कहेंगे जानना बहुत ज़रूरी है। हर एक बिजनेस स्टार्टअप नहीं है। सबसे पहली बात तो ये, मान लीजिए आपकी कोई सब्जी की दुकान है, चाय की दुकान है, या रेस्टोरेंट है, या कपड़े का शोरूम है, या इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम है, या एक वेबसाइट है ई-कॉमर्स की, तो ये क्या स्टार्टअप है? तो नहीं। स्टार्टअप होने के लिए आपके पास कुछ शर्तें हैं जिनको आपको पूरा करना पड़ता है। तो जो सबसे पहली शर्त है वो है कि आपके जो बिजनेस प्रपोजिशन है, जो आप करना चाह रहे हैं एज ए बिजनेस, जिसको आप स्टार्टअप का नाम देना चाह रहे हैं, उसमें एक यूनिकनेस होनी चाहिए, उसमें कोई एक यूनिक आइडिया होना चाहिए। एग्जिस्टिंग वन में भी आप उसको अगर यूनिक आइडिया डाल दें, उसमें वो फ्लेयर डाल दें, तो फिर वो स्टार्टअप होगा। अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस हो रहा है और उसमें कुछ यूनिकनेस हो और वो आइडिया आपका, उसको स्टार्टअप बोलेंगे। और उसके बाद उसको आपको स्टार्टअप इंडिया पोर्टल जो प्रोग्राम है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, DPIIT रजिस्ट्रेशन जिसे बोलते हैं। और जब आप उसकी सारी शर्तें पूरी करके कि कंपनी को खोलेंगे आप, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपकी होनी चाहिए, पार्टनरशिप कंपनी होना चाहिए, उनके कुछ कागजात उसमें डालने पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसके लिए कोई पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लेती। सिर्फ आपको स्टार्टअप इंडिया पोर्टल जो है उस पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना है, अपनी कंपनी की डिटेल्स डालना है, आधार, उद्योग आधार डालना है, आपका जो स्टार्टअप है उसके जो पिच डेक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उसमें यूनिकनेस क्या है, वो आप उन्हें बता दें। लगभग 2 वीक में आपका रजिस्ट्रेशन आपके घर पे। अगर हम कोई एग्जांपल बताएं, जैसे आप कोई एग्जांपल बताएं जिससे थोड़ा ना सरल अंदाज में, बहुत अच्छा, बिकॉज आप टेक्निकलिटीज में बात कर रहे हैं, हमारे जो लोग देखने वाले हैं उनको भी कोई एग्जांपल बताएं कि किस तरह ये यूनिकनेस होता है, इसमें क्या इनफरादियत होती है। देखिए, जैसे आपने गुड मॉर्निंग JNK प्रोग्राम है और चाय से शुरुआत की, तो मैं आपको ये चाय के एग्जाम्पल से ही बताता हूँ कि जैसे चाय की दुकानें होती हैं हर जगह, तो वो है हमारा एक बिजनेस। अब क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ कि कई जगह मैंने देखा है, उसमें चाहे इंदौर हो या मुंबई हो या इवन दुबई हो, तो उसमें यंग बच्चों ने क्या किया कि उसमें चाय में क्या हम ऐसा यूनिकनेस लाएं जिससे स्टार्टअप हो जाए। तो उन्होंने चाय को अलग अलग तरीके से बनाना शुरू किया और उनके मेन्यू में चाय सिर्फ 1 या 2 टाइप की नहीं, लगभग 55 या 60 टाइप्स की चाय आ गई। साथ में उन्होंने ये देखा कि अब इसमें और क्या चीज कर सकते हैं, तो उन्होंने पत्तियां कहाँ से आ रही हैं, साथ में वो बनती कैसे है, और उसमें कुछ इनोवेटिव आइडियाज दिए कि जैसे इसका बनाने का तरीका अलग है, कुल्हड़ चाय बनाए तो अलग चाय होगी, ऐसी चाय बनाए फिर पत्तियां, ठीक है। अब चाय के ये सब करने के बाद उनके पास अब उसकी वैरायटीज हो गई कि हमने इतने टाइप से किया, प्लस साथ में उन्होंने एक और चीज उसमें जोड़ दी कि हम जो यहाँ पर
हमारा चाय की जो बिजनेस है उसके अंदर कोई भी कचरा ना हो, तो हम इसको इको फ्रेंडली बनाएंगे। तीसरा, हम उन लोगों से खरीदेंगे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ताकि उनको फायदा हो। तो इस तरीके से ये डिफरेंट एलिमेंट्स जब जोड़े तो ये जो एक कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिकनेस है अलग अलग चीजों का, जो इसके पहले कभी नहीं सोचा जा सकता था। चाय की दुकान वाला कभी नहीं सोचता कि मुझे चाय पत्ती कहाँ से खरीदनी चाहिए, वो जाता है दुकान से दूसरी और ले आता है। लेकिन किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप को हेल्प करने के लिए उन्होंने आसाम से खरीदना शुरू किया जहाँ महिलाएं काम करती थी, तो उसने एक इसके अंदर एक यूनिकनेस जोड़ी। तो उस वजह से ये स्टार्टअप का आइडिया यूनिक बन गया और फिर उसके बाद उन्होंने इसको स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पे जाके निशुल्क रजिस्ट्रेशन कर लिया। ये अब आपका स्टार्टअप हो गया। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपने पोटेंशियल की बात की, चूंकि हमारे युवाओं की आपने बात की, जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है और अच्छे बच्चे हैं, ज़हीन हैं। हमारे मुल्क भर की जब बात करते हैं, अक्सर हम प्रोग्राम में इस बात को दोहराते हैं कि 60% नौजवान जो हैं हमारे मुल्क में मौजूद है और बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। और ये खुशैन बात भी है कि इसमें इक़दाम अच्छे उठाए जा सकते हैं। जब एक शख्स, एक कोई आम इंसान सोचे कि मैं कोई एक नया आइडिया लेके आऊँ, जैसे आपने फ़र्क बता दिया कि बिजनेस सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग से वाबस्ता है, लेकिन यहाँ पर आप नया आइडिया लेके आते हैं। एक नया आइडिया जनरेशन, एक सस्टेनेबल चीज़ के बारे में सोचना, एक नौजवान जो है सबसे पहले इसको कहाँ से शुरू करना चाहिए ताकि ये एक बेहतर एक आइडिया जनरेशन करे और कल को ये अपने साथ साथ यहाँ अपनी सोसाइटी को भी फ़ायदा दे और सस्टेनेबली दे? ये एक बहुत लाजमी क्वेश्चन आपने किया है और आपको मैं बता दूं इसका इतना इम्पोर्टेंस है कि ये आपकी सक्सेस अश्योर करता है। ओके। और सबसे पहली चीज़ हमारे जहन में आती है, मैं मुआज़रत हूँ, अब सबसे पहली चीज़ हमारी जहन में आती है, जैसे मैं कोई आइडिया सोचता हूँ अब मुझे इसमें पैसा लगेगा, छोड़ देता हूँ जी। तो प्लीज़ इसको, तो दो तीन चीज़ें, जब शुरुआत हम स्टार्टअप की बात करते हैं या नई चीज़ों की बात करते हैं तो हमारे सामने आता है सबसे पहले कि हम क्या करें। मेरे पास कई लोग ऐसे आते हैं कि सर हमें आपसे मिलना है, आप स्टार्टअप मेंटर हैं, हमने सुना है आपके बारे में, तो मिलने आ जाते हैं और वो बोलते हैं सर मुझे स्टार्टअप करना है। तो स्टार्टअप करना है ये टर्म ही और ये क्वेश्चन या ये भाव ही गलत हो जाता है। राइट। आपके पास जब तक खुद का कोई आइडिया ऐसा ना हो जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है, साथ में वो आपके साथ में और दूसरों को भी डेवलप करने का मौका देता है। मैं बहाई फेथ में बिलीव करता हूँ और उसकी एक बहुत ही अच्छी टीचिंग है जिसका मैं स्टार्टअप्स में काफ़ी यूज़ करता हूँ कि यू आर where you are not only by the chance, you are here from the will of your creator to develop yourself and to develop people around you. तो जब आप ये सोच लेते हैं कि अगर मान लीजिए मैं कोई स्टार्टअप आइडिया लाता हूँ और उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है समाज की, तो ये मान के चलिए कि वो स्टार्टअप आइडिया बेहतरीन है। मैं उसका एग्जांपल देता हूँ, मैं आपके सामने खुद एक उदाहरण हूँ। हमारा स्टार्टअप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में काम करता है और आज की तारीख में जब हमने 50,000 रुपए से वो शुरू किया था 2016 में, आज उसकी जो वैल्यू है वो 100 करोड़ से ऊपर की है। और सिर्फ उसका आइडिया सिर्फ इसलिए था, हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं किया, हम कचरा प्रबंधन करते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी लाते हैं, उसमें लोगों को ट्रेन करते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, शहर की सूरत चेंज हो जाती है, क्लाइमेट चेंज पे फर्क आता है। मतलब हर चीज में देखा जाए तो हमारे काम से, वो काम तो है ही लेकिन उससे फायदा पूरी सोसाइटी को हो रहा है। तो स्टार्टअप में अगर अभी आपको कुछ करना है तो आप ये मान के चलिए कि सिर्फ ट्रेडिंग इज नॉट स्टार्टअप, दैट ट्रेडिंग शुड बी अलाइंड विद अ गुड पर्पस, सोशल कॉज और एम्प्लॉयमेंट, एनीथिंग। देखिए अगर आप बिजनेस करेंगे तो अगर आपने किसी एक को भी नौकरी दे दी तो सोशल कॉज तो जुड़ ही गया है, तो आप एक घर चलाने में मदद कर रहे हैं, कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटीज भी कर रहे हैं। जी हाँ। तो मेरा ऐसा सोचना है कि व्यक्ति को सबसे पहले सोचना चाहिए कि क्या वो कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया लेकर आ रहा है। उसके बाद उन्हें दूसरा काम जो करना चाहिए कि उस फील्ड के जो महारथी होते हैं, जिन्हें एक्सपर्टीज है, उनसे जरूर जाके मिलें, उनके बारे में पढ़ें, उनकी सक्सेस स्टोरीज को पढ़ना चाहिए और एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए। मैं एक बात आपको बोल दूं कि स्टार्टअप शुरू करने में पैसे कभी भी बाधा नहीं है। अच्छा। तो अगर वो सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ये जो 50,000 रुपए से शुरुआत किया था हमने स्टार्टअप का, तब वो 50,000 भी उधार ही लिए थे। और लोगों ने आइडिया समझ के कि चलो डूब गए तो कोई बात नहीं, बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। तो पैसे की जरूरत नहीं होती,
इसमें ज़रूरत होती है सबसे पहले एक माइंडसेट की। आपका माइंडसेट एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ इंक्लाइन होना चाहिए, आप में कुछ करने का जज्बा होना चाहिए और आप उसको ठान लें कि मुझे करना ही है। हम इस पैसे की इस मामले पर हम बात करेंगे कि फंडिंग कैसे हो, इसको ज़रा एक्सप्लेन। लेकिन हमारा जो दूरदर्शन का ना, हमारा भी माइंडसेट ये है कि हम कंट्रीब्यूट करें। जैसे हम आज कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की, इसी तरह हमने एक प्रोग्राम जो हर मंडे से थर्सडे तक चलता है नाजरीन, शाम 9 बजे से 10 बजे तक, शाम 9 बजे मंडे से थर्सडे, सिंगिंग स्टार ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें हमारी कोशिश ये रहती है कि जो युवा जिनकी आवाज़ अच्छी है, जिनका ये शौक़ है कि वो सिंगिंग में जाके आगे बढ़े, उनके लिए प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम जो चल रहा है, तो इसकी जो रिपीट टेलीकास्ट भी है वो फिर जैसे मंडे वाला प्रोग्राम सुबह 9:10 न्यूज़ के बाद फ़ौरन बाद वो रिपीट टेलीकास्ट भी होता है। अगर आपने शाम का शो मिस किया है तो वो सुबह भी देख सकते हैं। इसी का एक प्रोमो चलेगा, इसमें फर्दर डिटेल्स दी जाएंगी। देखते रहेगा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में। मम्मी जी, आपको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चोनरिया लहराए। जो आपको मिला है वो वॉइस मिली है, रेंज बहुत अच्छी मिली है आपको। पलों का साया पलों को पे आया, पलों में हंसाया, पलों में रुलाया, फिर भी एक ऐसी कमी है। हिंदुस्तानी संगीत है वो रूह का संगीत है जी, वो रूह से मतलब आत्मा से ताल्लुक रखता है। ज़रूर देखिएगा शाम को सिंगिंग स्टार ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आज शाम को भी होगा और कल सुबह इसका रिपीट टेलीकास्ट भी चलेगा। कोशिश हमारी यही कि जो हमारे युवा है, नौजवान है, उनमें जो टैलेंट है, उनमें जो अंदर कला है, वो कला है कि वो हम आगे पहुंचाए, लोगों तक पहुंचाए और उनकी हौसला अफजाई करें। और हौसला अफजाई से ये होगा कि जिस तरह हम आज स्टार्टअप्स की बात करिए, समझ लीजिए ये भी एक स्टार्टअप है, सिंगिंग का ही। स्टार्टअप्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि यूजुअली अगर आप कश्मीर में पिछले कुछ सालों से काम कर रहे हैं, अगर हम आपसे ये पूछे क्या चीज़ें, क्या मशवरा देंगे हमारे बच्चों को कि क्या पोटेंशियल है हमारे यहाँ, क्या काम हम कर सकते हैं जिनमें सस्टेनेबिलिटी, जिनमें पायेदारी है कि वो आगे जाकर अच्छे बिजनेसेस होते, क्योंकि यूजुअली लोग स्टार्टअप्स करते हैं लेकिन वहाँ मार्केट होता नहीं, उन चीज़ों का फेलियर्स होते हैं। तो कौन से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो यहाँ हमें आप मशवरा देंगे? ज़रूर। जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहाँ पर बहुत ही वेरिएंसी है जी, और उस वेरिएंसी के होने से फ़ायदा ये है कि आपके पास मल्टीपल डोमेन्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आप शुरुआत कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर की जब बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आती है पूरे भारत में और पूरी दुनिया में जहन में, वो आती है टूरिज़्म। टूरिज़्म एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्टर है स्टार्टअप्स का। वो चाहे आपके आप देखें कि घरों में रुकने का होम स्टे वाला आइडियाज़ हों, रिसॉर्ट्स हों, इवेंट्स हों, तो उसमें एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। सेकेंडली, इस स्टेट को सस्टेनेबल और स्वच्छ बनाने के लिए टूरिज़्म के दौरान यूज़ होने वाली बहुत सारी ऐसे खाने पीने की, ट्रैवलिंग की और चीज़ें हैं, सर्विसेज हैं, वहाँ पे अगर आप सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। वाटर स्पोर्ट्स है, वाटर स्पोर्ट्स है, राफ्टिंग है, इवन आपकी ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन है। आप अगर कोई सस्टेनेबल ग्रीन व्हीकल्स की एक फ्लीट यहाँ डाल दें जो कि बहुत रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ हो सकता है। जैसे गोवा वगैरह में आप देखते हैं कि वहाँ पर रेंटल बाइक्स और रेंटल कार्स वगैरह मिलती हैं, अगर आप उसको इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट करके यहाँ पर डालें तो ये एक बड़ा हो सकता है। जम्मू कश्मीर बहुत समृद्ध है एग्रीकल्चर में, आपके प्रोडक्ट्स बहुत हैं, आपके यहाँ पर राइस बहुत होता है, मक्का बहुत होती है, अब तो सेब होता है, फ्रूट्स, और ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब का बहुत बड़ा मार्केट है फूड प्रोसेसिंग का। एप्पल में पर्टिकुलरली की जब मैं बात करता हूँ तो एप्पल में एप्पल सप्लाई तो है ही, लेकिन एप्पल की डेरिवेटिव्स, ड्राइड एप्पल, इट्स अ बिग मार्केट। एप्पल पाउडर है, एप्पल चिप्स हैं, तो इनसे रिलेटेड है। फिर आपके पास बहुत सारे एप्रिकॉट्स हैं, आपके पास लेवेंडर यहाँ पर ऑयल है, आपके पास मस्टर्ड है,
तो फूड प्रोसेसिंग में बहुत बड़ी संभावना यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है अभी फिलहाल। प्रोसेसिंग में मुझे एक एग्जांपल पता है कि हमारे इलाके में देयर सम फॉरेनर, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हिच कंट्री ही बिलोंग्स, वो यहाँ आके फूड प्रोसेसिंग करते हैं, देन ही टेक्स दीज एप्पल्स, ड्राइड एप्पल्स एंड दीज चिप्स टू फॉरेन सप्लाईज वगैरह को हम भी कर सकते हैं अगर वो वहाँ आकर यहाँ इतना खर्चा करके, कैसे व्हाई नॉट कश्मीरीज। बिल्कुल, ये सब होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है इसमें युवाओं के साथ साथ में जो फार्मर्स हैं और जो गांव के लोग, क्योंकि बड़ी तादाद गांव में रहती है जम्मू कश्मीर के जनसंख्या की, तो वो जो फार्मर्स हैं वो अपने फार्म के अंदर ही फूड प्रोसेसिंग अगर करें, जैसे सोलर ड्रायर्स हैं या वहाँ पर आपका ऑयल निकालना है, आपकी कच्ची घानी हुई है, या फिर आप कुछ बेसिक प्रिपरेशंस करके और उनकी पैकेजिंग करें, तो टूरिज्म में अंदर तो इनका सप्लाई हो ही सकता है। लेकिन ये बहुत बढ़िया एक्सपोर्ट ऑप्शंस हैं, और उसमें एक्सपोर्ट जब आप करते हैं तो आपको टैक्सेस वगैरह में बेनिफिट मिलते हैं। स्टार्टअप इंडिया का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड हैं तो आप टैक्स एग्जम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो लगभग 3 साल तक टैक्स फ्री आपकी कमाई होगी। तो गवर्नमेंट आपको टैक्स में भी बेनिफिट देती है। कन्वेंशनल थिंकिंग, जो हमारी रिवायती सोच होती है कि हम सर्विसेज करें, हमारी ये सोच होती है कि हम सरकारी नौकरियां करें, ये पूरी इंडिया की अगर हम देखें, ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है बड़े सिटीज़ में जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, लेकिन देखा जाए तो यूजुअली दिस इज स्टिल एन एटीट्यूड, बिग एटीट्यूड कि हमें सरकारी नौकरी करनी चाहिए। अगर सरकारी न करनी है, किसी बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हमें अच्छी जॉब, अच्छी मैनेजरल पोस्ट मिले, तो इस एटीट्यूड को आप लोग एज अ मेंटर, हाउ टफ इज इट फॉर, एंड आप इसे हैंडल कैसे करते हो? अगर हमें बताना हो, क्योंकि यहाँ भी एक इस चीज़ का बहुत बड़ा एटीट्यूड है। मैं तो एज ऑन अ लाइटर नोट, रिश्ता भी उसे मिलता है जो सरकारी नौकरी करता है। तो बताइएगा हमें इस एटीट्यूड को कैसे चेंज करें, और हमारे नाज़रीन को भी बताइए। ये बहुत ही देखिए जाहिर सी बात है कि स्टेबिलिटी दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा चाही जाने वाली चीज़ है। तो नौकरियों का जब सवाल आता है तो लोग उसमें नौकरी है ना कि स्टेबिलिटी ढूंढते हैं कि किसी भी तरीके का जब कोई चेंजेस आए, गवर्नमेंट चेंज हो या माहौल में चेंज हो या कोई एनवायरमेंटल चेंज हो या कोई कैलेमिटी आ गई है, तो वहाँ पर नौकरी में आपकी तनख्वाह हर बार पहली तारीख को आ ही जाएगी। अब स्टार्टअप और बिजनेस में ये रहता है कि यहाँ पर आपको जितनी मेहनत करेंगे उतना काम रहेगा, लेकिन कई दूसरे फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित कर सकते हैं। कैलेमिटी हो गई, कोविड हो गया या कोई और दूसरे हालात खराब हो गए, पीस नहीं रही, तो बहुत सारी अनसर्टेनिटी काफ़ी रहती है, कुछ रिस्क होते हैं। लेकिन उसमें एक फ़ायदा आप देखें तो ये है कि आप नौकरी में हमेशा एक स्केल पे ही रहते हैं, लेकिन स्टार्टअप में आप उस ड्रीम सिचुएशन में पहुंच सकते हैं जहां पर आप जितना खुद के लिए चाह रहे थे उतना तो आप सैलरी में अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हो, और वो एक्सपोनेंशियली कई हजार गुना भी हो सकती है कि जहां आप 1 लाख रुपया, एक ड्रीम सैलरी एक बेसिक आदमी की, आम आदमी की होती कि लाख रुपया महीना आ गया तो इट्स वेरी गुड। तो हो सकता है कि आप साल भर में 50 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर करें, और ये बहुत आसानी से हमने होते हुए देखा है। तो स्टार्टअप और नौकरी में यहाँ पे एक बड़ा अंतर आता है। दूसरा एक और चीज़ है, देखिए नौकरी करना बुरी बात नहीं, अच्छा ही है, बल्कि आपको एक चीज देखना चाहिए कि आपका सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है। मान लीजिए अगर आपकी डिमांड और सप्लाई में बड़ा फर्क है, अब नौकरियां कम हैं और हमारे नौकरी करने वाले ज्यादा हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि हम उसमें अप्लाई जरूर करें लेकिन उसके भरोसे ना बैठे। टेक्निकली नॉट पॉसिबल, मतलब हमारी जिस तरह अशफाक कह रहे थे कि 60% पॉपुलेशन यूथ है, लेकिन नौकरियां कुछ लाख होंगी। जैसे कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में 4 लाख मुलाजिम है, लेकिन हमारी आबादी बहुत ज्यादा उससे, इट इज नॉट पॉसिबल। ये सोचना चाहिए हमें। बिल्कुल, क्योंकि हर बार मैंने देखा था एक आंकड़ा कि 1.5 लाख बच्चे हर बार ग्रेजुएशन करके निकल रहे हैं हर साल। तो हर साल 1.5 लाख नौकरियां तो नहीं मिल रही हैं। दूसरा, उसको देखते हुए हमें प्लान बी हमेशा तैयार रखना चाहिए, क्योंकि फायदा ये है कि इसकी वजह से आप ग्लोबल हो जाते हैं स्टार्टअप में जब आते हैं। दूसरा, आप अपनी कमाई को अनलिमिटेड कर सकते हैं। तीसरा, आप अपने अलावा अपने घर वालों को इंस्पायर करते हैं, प्लस फाइनेंशियली सपोर्ट दूसरी फैमिलीज को भी कर सकते हैं, और आप मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक स्टार्टअप खोला तो आपको दूसरा करने की इजाजत नहीं है। जैसे नौकरी में ये बड़ा एक ब्लॉक है कि अगर आप एक काम कर रहे हैं तो इसके अलावा दूसरा नहीं कर सकते, तो आपकी सीखने की चीजें भी कम हो जाती हैं। लेकिन जब आप स्टार्टअप लेते हैं तो आप सीखते रहते हैं, आपकी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, फिर आपको दूसरे और नए तरीके आने लगते हैं कि हम किस तरीके से सर्वाइव करें। तो मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी पर्सनल एक राय दूं तो स्टार्टअप्स नौकरी की बजाय ज्यादा बेहतर है, या बिजनेस नौकरी की बजाय ज्यादा बेहतर है। आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, रिस्क कम होती है। या ऐसा कह सकते हैं कि जॉब सीकर के बजाय नौकर न बन के मालिक बनिए। यस, ये करना सही बात है ना। अच्छा,
यहाँ पर थोड़ा बहुत इस चीज़ को भी समझाइए, चूँकि इसी सवाल से मुंसलिक ये मेरी बात है, चूँकि अब जब स्टार्टअप की बात आती है, जब इस माइंडसेट की जो आपने पहले बात की थी, 2-4 चीज़ें ऐसी बताइए किस उम्र से इंसान को सोचना चाहिए, हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए कि हम अपना ही माइंडसेट यहाँ पे चेंज करें, ताकि जो हमारा जो हमने पहले बात की थी, मैं उस बात को फिर से दोहराना चाहूँगा, हमारा जो लाइफस्टाइल ख़राब होने लगा है, हम उन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो हमें रिटर्न नहीं दे रहे, वो पैसा हम कैसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? एक फेमस सेइंग है, लीव इम्पॉर्टेंट फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये समझना पड़ेगा और ये स्कूल से ही शुरू हो जाना चाहिए और घरों से भी शुरू होना चाहिए। हम लोग कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में एक सर्कल बना रहे हैं, एक ऐसा स्टडी सर्कल बोल लीजिए या ग्रुप बना रहे हैं, गिल्ड बना रहे हैं, जिसमें कि सारे ऐसे युवा और ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप वाले महिलाएं या आम आदमी इकट्ठा होकर के हमारे साथ आए। हम उनको एज अ पर्पस ऑफ लाइफ, मैंने आपको बताया मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरिंग करता हूं, हम उनको इसके लिए आगे ट्रेनिंग देंगे, एक माहौल बनाएंगे किस तरीके से एक दूसरे की हेल्प से हम स्टार्टअप्स या बिजनेस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये स्कूल से भी हम शुरू कर रहे हैं, हम स्कूल्स में लेकर के जा रहे हैं स्टार्टअप इंटर्नशिप, जिसमें कि लोग अपने आइडियाज डेवलप करें। अगर हमें कोई अच्छा आइडिया लगता है तो हम हो सकता है कि उस आइडिया को फंड कर सकते हैं, हम सीड फंड देने के लिए भी तैयार हैं। और गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं, स्टार्टअप इंडिया में 20 लाख रुपए तक का सीड फंड मिलता है आपको बिना किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट के। अच्छा, तो ये आप ले सकते हैं। ग्रांट्स के लिए लगभग हर महीने 5 से 6 कॉन्टेस्ट स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पे होते हैं, करोड़ों रुपए की ग्रांट है। मैंने श्रीनगर की एक यंग बच्ची को देखा है जिन्होंने एग्रीकल्चर में पढ़ाई की है, अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप की और उन्होंने अच्छी खासी लगभग कई 50 लाख या शायद 80 लाख रुपए तक की ग्रांट भी हासिल की है, जिसको लौटाना नहीं होता है, आपको सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज करना पड़ता है। तो स्पोर्ट्स में लोग यहाँ पे कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के लोगों को फंडिंग मिली है। मैंने देखा था 90 लाख रुपए की फंडिंग एक लोकल स्टार्टअप को यहाँ पे मिली है जो स्पोर्ट्स में काम करते हैं। तो पैसा तो बल्कि बरस रहा है स्टार्टअप फील्ड में, आपको ये देखना है कि आप कर क्या सकते हैं और बहुत छोटे से शुरुआत कीजिए, थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा। आप शुरू कीजिए, अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज जो भी आप देना चाहते हैं उसको आप एक अच्छे से लाइनअप कीजिए, एक महारती या एक एक्सपर्ट से जाकर के मिलिए, मशवरा कीजिए, उसको रिफाइन कीजिए। कोई अगर आपके आइडिया को नकारता है या उसमें सुझाव देता है कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, तो उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। उसको इतना रिफाइन कर दीजिए कि आप जिसको दिखाएं वो बोले अरे वाह ये क्या चीज़ है, ये करते क्यों नहीं हो, और साथ में उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू करें। एक टर्म होती है प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, यानी कि आप जो करना चाहते हैं उसका एक पायलट जरूर कीजिए। हम बहुत सस्ते में, बहुत छोटे लेवल पे, वो चाहे गांव हो या छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बना सकते हैं, कर सकते हैं और उसके लिए भी फंडिंग मिलती है। तो आप जो जैसे जम्मू कश्मीर का EDI करके डिपार्टमेंट है, तो वहां पर जाएं, वहाँ पे लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट सेमिनार्स और वर्कशॉप्स होते रहते हैं। आप अपने स्कूल्स में बात कीजिए, आप इंटरनेट पे गूगल पे सर्च कीजिए कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से स्टार्टअप्स चल रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे कि लोग पेपर बना रहे हैं पत्तियों से। आपके यहाँ कितनी चिनार की पत्तियां गिरती हैं पूरे सभी जगह पे, अलग अलग पेड़ों की। लोगों ने उसमें रिसर्च किया है, उससे सेल्यूलोज निकाला है, उसमें से पेपर निकाला है, वो किया है। लोगों ने खाद बनाने का स्टार्टअप किया है, लोगों ने एप्पल को ड्राई करने का स्टार्टअप किया है। आज की तारीख में सोलर से चलने वाली आयरन शॉप जिसपे केसरी करते हैं लोग कपड़ों पे, वो सोलर से चला रहे हैं। तो खूब सारे ऐसे डायमेंशंस हैं जहाँ पे आप सोच सकते हैं। आप अपने आसपास देखिए प्रॉब्लम क्या चल रही है। मान लीजिए कोई गांव है और अगर आपको उसमें लगता है कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर खूब सारे अखरोट होते हैं, इतने होते हैं कि हमें दाम ही अच्छे नहीं मिलते, तो आप देखिए उससे डेरिवेटिव्स क्या बना सकते हैं। जैसे अखरोट की चटनी मैंने यहाँ पर खाई, वो इतनी जबरदस्त है। अब एक चटनी करके स्टार्टअप है जिसको अभी UAE में लगभग 1 मिलियन की फंडिंग मिली है। अच्छा। वो सिर्फ चटनी बनाते हैं और उसमें ऐसे कुछ चीजें डाल के उसको प्रिजर्वेटिव करते हैं कि उसकी शेल्फ लाइफ 3 महीने होती है और पैकेज करके बेच रहे हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की कि आजकल के मौसम में यहाँ ना वो पम्पकिन मिलता है जिसे हम कश्मीरी में मशरे जल, वो चटनी बहुत पसंद होती है, लेकिन कुछ एक मौसम में मिलती है। अगर उसको प्रिजर्व किया जाए तो वो बहुत अशफाक को अच्छा लगा शायद ये स्टार्टअप करने वाले चटनियाँ बनाए देंगे। लेकिन फंडिंग के मामले में हम चाहेंगे कि आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। अगर यूजुअली स्टार्टअप्स में कितने पैसे चाहिए, या हम अगर अपना पैसा लगाएंगे, या क्या हमें गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ ऐसी स्कीमें हैं जिससे हमें ऐसे कुछ हेल्प मिलेंगी कि स्टार्टअप करने में जो हमें बेसिक फंडिंग की ज़रूरत है उसको अगर हम थोड़ा आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। हाउ फंडिंग गोज ऑन?
फंडिंग दो तरीके से मिलती है। ठीक। एक फंडिंग मिल सकती है इनफॉर्मल वे में। मान लीजिए अगर आपके पास बहुत बेहतरीन आइडिया है, आपने उसको बहुत अच्छे से एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से बना लिया है जी। कि हम इस स्टार्टअप में इस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, इसको इतने में सेल करेंगे इस सर्विस को या प्रोडक्ट को, जी। इसका मार्केट इतना बड़ा है और इसमें बस इतने पैसों की जरूरत है। तो हम जैसे इन्वेस्टर्स या मेंटर्स होते हैं या कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, जी। वहां तक ये बात पहुंच जाती है क्योंकि ओके। बहुत सारे ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट वेंचर कैपिटलिस्ट ने अपने पोर्टल्स बना रखे हैं। अच्छा, ठीक। आप वहां अपना आइडिया पोस्ट कीजिए और वो आपको फंड कर देंगे। ठीक ठीक। दूसरा है आप सरकारी वो fund तरीके किस से, बेसिस पे करता है वो? एनी सिक्योरिटी, फॉर एग्जांपल यू हैव टू फंड मी फॉर सम प्रोजेक्ट, ठीक, मैंने कोई प्रोजेक्ट, इसको ऐसे समझते, तो आप किस बेसिस पे मुझे फंड करेंगे? क्या मुझे वो फंड आपको रिटर्न करना है? मिसाल लीजिए मैंने आपसे 10 लाख लिए किसी आइडिया के लिए, वो मुझे रिटर्न करने, उसका टाइम क्या होता है, उसके बॉन्ड्स क्या होते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस? देखिए इसमें अलग अलग तरीके की फंडिंग स्टेजेस होती हैं। कुछ ऐसी आती हैं जिनको बोलते हैं सीड फंडिंग। ठीक। सीड फंडिंग मतलब एक बीज है, उसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाना है, बढ़ने में मदद करनी है, तो गवर्नमेंट ये देती है आपको। कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर भी सीड फंड देते हैं। सीड फंड देने में कंडीशन कुछ खास नहीं होती, ठीक। वो हो सकता है सिर्फ सपोर्ट के लिए मिल जाए और नॉर्मली लौटाना नहीं भी पड़े। अच्छा, ठीक। और जितने इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, आईआईटीज के हैं, आईआईएम में हैं या जेकेईडीआई के हैं, तो यहाँ इन सब SCOST में में भी है। हाँ स्कॉस्ट में है, तो इन सभी जगह पर आपको सीड फंडिंग बहुत आसानी से मिल जाती है ठीक, बिना ठीक। कोई दिक्कत के। आपको सिर्फ स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन होना है और उनके एज ए इनक्यूबेटी आप रजिस्टर हो जाइए। दूसरा कुछ होते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। अच्छा, एंजल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि वो आपका आइडिया देखते हैं ओके, कि इस आइडिया में कितना पोटेंशियल है, क्या ये आइडिया सिर्फ जम्मू कश्मीर में चलेगा या ये pan भारत India में चलेगा बिल्कुल, या ये ग्लोबल pan है। वर्ल्ड चलेगा, तो सबसे पहली बात जो एक स्टार्टअप या एक एंटरप्रेन्योर को होना चाहिए दिमाग में, उसको एक थॉट पे काम करना पड़ेगा। उसको ये सोचना पड़ेगा द अर्थ इज वन कंट्री एंड मैनकाइंड इट्स सिटीजन। ये दुनिया एक देश है और हम सब इसके नागरिक हम हैं। बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन में जैसे आपने किया तो अब आपका मार्केट हो गया ग्लोबल। आप अपने आप को सीमित मत रखिए। तो जब आप ये सोचेंगे तो आपका जब प्रोडक्ट या सर्विस बनाएंगे तो आप ऐसा सोच के ही बनाएंगे कि मेरा एप्पल कैलिफोर्निया भी जाना चाहिए, साथ में ऑस्ट्रेलिया भी जाना चाहिए और तिरुवनंतपुरम भी जाना चाहिए और दुबई भी जाना चाहिए। तो ये ग्लोबल सोच के साथ ही आप उसमें आगे बढ़िए। आपका मार्केट आप जितना नैरो रखेंगे, छोटा रखेंगे, आपकी ग्रोथ उतनी कम होगी, आपका टर्नओवर भी उतना ही कम बढ़ेगा। आप उस प्रोडक्ट को ग्लोबल थॉट प्रोसेस से सोचना पड़ेगा आपको, तभी आप आगे बढ़ेंगे। एनालाइजिंग द डेटा, व्हाई स्टार्टअप्स फेल, मतलब यूजुअली देखा जाता है कि 5-6% स्टार्टअप्स सक्सेसफुल है और 95% स्टार्टअप्स फेल। और यूजुअली अब कंप्लेंट करने लगे आफ्टर दिस सिनेरियो कि हमारा कुछ पैसा जो है अपनी मेहनत या अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट होके स्टार्टअप्स फेल अप एंड ओनली 5-10%. व्हाट आर द बेसिक रीजंस? Basic reason to fail any startup is the survey and R&D of your own idea. दूसरा ये समझना कि जो मैंने आइडिया बनाया वो सबसे अच्छा है, इससे अच्छा आइडिया कोई है नहीं, या मैं जो सोच रहा हूँ मेरी सोच सबसे अच्छी है। ये गलत बात है। यही गलत है और यहीं पे ही आइडिया की जो फेलियर होने की शुरुआत हो जाती है। अगर आप जब तक उसका सर्वे नहीं करेंगे कि मान लीजिए अगर कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे बात की थी कि कश्मीर का ही कोई प्रोडक्ट है, जैसे शॉल है या हैंडवर्क है या आर्टिजन है, कोई वो चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट आगे जाए, या लकड़ी का काम है, या समावर की बात करें जैसे ये आपके यहाँ तांबे का काम बहुत होता है। अब ये इतनी सुंदर चीजें जब हमें कश्मीर में मिलती हैं लेकिन इसको कोई मार्केट तक पहुंचा नहीं रहा है, तो अगर वो ये सोचें कि मुझे इसको ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाना है तो मैं इसके लिए पहले लोगों से मिलूं और समझूं कि कैसे पहुंचाऊं। तो ये जो R&D होती है शुरुआत में, जो पेपर पे वर्क करना होती है, अगर आपका स्टार्टअप पेपर पे सक्सेसफुल है कि हाँ ये इस तरीके से हो जाएगा तो उसमें आगे बढ़ जाइए। प्लानिंग है, प्रॉपर। और मेंटरशिप इसमें दो टाइप की होती है। एक मेंटर होता है सब्जेक्ट का, जो आपको टेक्निकल मेंटरशिप या फाइनेंशियल मेंटरशिप दे सकता है, और दूसरा मेंटर होता है जो आपको सही राह पे रखे। आई थिंक ये जो दूसरा वाला मेंटर है ये आपके जीवन में होना ही चाहिए, जो आपके स्टार्टअप के अलावा जीवन को भी सही रखता है। तो आप फेलियर नहीं होंगे। उतार चढ़ाव बिजनेस में और स्टार्टअप में हमेशा आएंगे, ये सभी जगह होता है। हमारे साथ भी आते हैं, गूगल को भी आए हैं, माइक्रोसॉफ्ट को भी आए हैं, कभी सेल ऊपर जाती है कभी नीचे। लेकिन आपको मार्केट में बने रहने के लिए लगातार R&D करनी है और साथ में आपको धैर्य रखना है, आपको पेशेंस रखना है। आप जरा से कोई चीज आपके सामने एडवर्स आई, चैलेंज आए और आप उखड़ गए, ये नहीं होगा।
मान लीजिए अगर यहाँ पे जैसे हालात कुछ खराब हुए बीच में और बिजनेस बंद हुआ टूरिज्म का, तो आपको थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा और आपको ऑल्टरनेटिव सोचने पड़ेंगे। और मैंने देखा है कई स्टार्टअप्स को जिन्होंने बैकअप प्लान लिया है और साथ में अब वो जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे अभी टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, तो हम अपनी चीजों को कैसे बेचें, इमीडिएटली दे शिफ्टेड ऑनलाइन। उन्होंने अमेजॉन या बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं जिनकी बड़ी साइट्स होती हैं उन पे जाकर के अपने प्रोडक्ट्स लिस्टिंग करना शुरू कर दिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग शुरू कर दी। छोटा मोटा कोई जॉब कोई कर रहा है उसे जल्दी छोड़नी नहीं चाहिए, लेट्स हैव द स्टार्टअप जब तक सक्सेसफुल हो जाए वो इसके लिए बैकअप प्लान बन जाए। और एक इंटर्नशिप आदमी को जरूर करना चाहिए। स्टूडेंट्स को मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा, जो आपने पूछा था कि क्या शुरुआत करें, तो एक तो माहौल होना चाहिए, आप आइडियाज में देखें, इंटरनेट पे देखें और पढ़ें। एक इंटर्नशिप जरूर कीजिए किसी भी अच्छे बिजनेस में, किसी अच्छे स्टार्टअप में, या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, उसके साथ में कम से कम 6 महीने का एक बॉन्ड रखिए। उसमें आपको इतना सीखने को मिलेगा जो शायद आपको कोई इंस्टीट्यूट कभी भी ना सिखा सके। ये अच्छा, एक अब स्टार्टअप्स की और यूथ्स की या इन चीज़ों की हमने बात की, थोड़ा बहुत इस पहलू को भी देखते हैं कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का कितना पोटेंशियल है हमारे पास और इस वक्त क्या सिनेरियो है JNK में? वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का पोटेंशियल मैन एंटरप्रेन्योरशिप से ज़्यादा है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, उनके अंदर स्टेबिलिटी बहुत होती है, वो जल्दी हार नहीं मानती हैं। अच्छा, हाँ जी, ये मैंने देखा है और ये एक फैक्ट है। ओके। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैंने देखा है कि वो लोग फोकस्ड बहुत होते हैं। ठीक ठीक। तो जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर, फैशन, आर्टिजन, फूड प्रोसेसिंग, IT, टूरिज्म, आप कहीं भी बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन लेड एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा पोटेंशियल है और हाँ, एज कम्पेयर टू मैन। और दूसरा ये कि वो पूरे फैमिली को सपोर्ट भी करती हैं व्हाइल वर्किंग। तो उनके लिए एक चैलेंजिंग तो होता है, लेकिन वो लोग उसे सीखा जा सकता है। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनमें बड़ा अच्छा पोटेंशियल है। और कुकिंग को लेकर के, फूड प्रोसेसिंग को लेकर के, फैशन को लेकर के, टूरिज्म को लेकर के, हर जगह पे, और इवन इन एग्रीकल्चर, फार्मिंग में जो उनका योगदान है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है फूड प्रोसेसिंग में और ये सारे जो सेक्टर्स हैं ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में सब्सिडीज, फंडिंग वो बहुत ज़्यादा है। अगर मान लीजिए अगर आप वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको फंडिंग मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम स्पेसिफिकली ऐसे हैं जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को एम्पावर करने के लिए डाले जाते हैं। और अगर वो फार्मा, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म से संबंधित हैं तो उन्हें ग्रांट्स भी मिलती हैं ज़्यादा। तो ये मान के चलिए कि आप अगर वुमेन लेड एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें जम्मू कश्मीर या कहीं पे भी पूरे भारत में, तो उनका पोटेंशियल, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और उसको छोड़ना नहीं चाहिए। सही बात। डॉक्टर साहब, चूँकि हम नाजरीन के साथ ये बहुत कारआमद गुफ्तगू कर रहे हैं और जो कि ज़रूरी भी है आजकल के दौर में, स्टार्टअप्स जम्मू एंड कश्मीर में किस तरीके से हम इस चीज़ का आगाज़ करें। पर मेरे पास एक सवाल है इस लिहाज से, चूँकि हम आगाज़ कहीं से भी कर सकते हैं, आपने बताया, चाहे स्कूल से शुरुआत हो, चाहे कॉलेज में हम लोग ये बच्चों को पढ़ा सके, चाहे हम लोग फिर स्टार्टअप्स के ज़रिए या गवर्नमेंट के ज़रिए, स्कीम्स के ज़रिए उन तक अवेयरनेस पहुँचाएँ। जम्मू कश्मीर में सिनेरियो थोड़ा बहुत इस मामले में काफ़ी ये कुछ एक दिहाई से थोड़ा चेंज हो गया है। अगले जो आने वाले साल है जम्मू कश्मीर या पूरे मुल्क भर में, आप क्या समझते हैं बेहतर है कि एक यूथ को या कोई जो स्टार्टअप करना चाहे, कौन से शोबे में उसको ज़्यादा अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो कर सकते हैं अगले आने वाले 10 साल? व्हाट आर द फील्ड्स, सिंपली वी कैन पुट इट, व्हाट आर द फील्ड्स वेयर वी कैन ट्राई आवरसेल्व्स? मुझे ऐसा लगता है जम्मू कश्मीर की बात करें तो सबसे पहले टूरिज्म, वो उस पे हमने थोड़ा बहुत बात की थी। हाँ, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो कि कभी भी रुकने वाला नहीं है, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। जैसे मान लीजिए सबसे एडवर्स कंडीशन हमने लास्ट में कुछ 5 सालों में देखी थी, कोविड की आई थी जब सब बंद हो गया था, लेकिन खाना कभी बंद नहीं हुआ। राइट। तो खाना एक ऐसी चीज है, तो फूड प्रोसेसिंग हो, एग्रीकल्चर हो, साथ में उसकी सर्विसेज हो, ये कभी बंद नहीं होगी। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा है सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट। इसको आपको हमेशा सही रखना ही पड़ेगा। कोविड में आप बिलीव नहीं करेंगे, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि कोविड में नॉर्मल दिनों से ज्यादा कचरा निकलता था, क्योंकि लोग घर बैठ के सिर्फ खाते ही थे, तो जितना ज्यादा खाते थे कचरा उतना ज्यादा निकलता था। राइट। तो ये फूड और उससे निकलने वाला फिर सस्टेनेबिलिटी में आ गए, वेस्ट मैनेजमेंट, वो भी बहुत बढ़ गया। अब वेस्ट मैनेजमेंट बढ़ गया तो उससे रिलेटेड जितने अलाइड सर्विसेज थी वो अपने आप बढ़ गए। वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस खसूसन इंडिया में बड़े इस चीज़ में भी और टूरिज्म रिलेटेड चीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम देखते हैं यहाँ के टूरिस्ट चले जाते हैं, ये लोग भी जाते हैं और फिर वहाँ कचरा होता है, उसको मैनेज करना।
अच्छा, मेरे जहन में एक सवाल है, ये मेरा ज़ाती इसमें पर्सनल, वाई स्टार्टअप, वाई नॉट ट्रेडिंग? बड़ी कंपनियां बहुत इन्वेस्ट कर चुकी है और उन फील्ड्स में है जिनकी सस्टेनेबिलिटी है। मिसाल के तौर पर तेल बना रही है बड़ी बड़ी कंपनियां, साबुन बना रही है बड़ी बड़ी कंपनियां, तेल बेच रही है, मिट्टी का तेल, ये पेट्रोल, वो भी बड़ी बड़ी कंपनियां बेच रही है। जब ये मार्केट जो सस्टेन रहने वाला मार्केट, ह्यूमन बेसिक्स की जो रिक्वायरमेंट्स वो हो रही है फुलफिल बड़ी कंपनियां, वाई शुड नॉट आई इन्वेस्ट इन ट्रेडिंग? मैं थोड़ी सी ट्रेडिंग सीख लूँ, शेयर मार्केट करूँ और अपना बिजनेस करूँ, या वाई देन स्टार्टअप्स? देखिए, ये बुरा नहीं है, ये जो कन्वेंशनल बिजनेस चल रहे हैं ये तो हमारी बैकबोन है ही। हमारे साथ में कुछ चैलेंजेस होते हैं कि हम एकदम से बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते जी। जैसे मान लीजिए अगर आप ऑयल की ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको एक स्टॉक रखना पड़ेगा, उस स्टॉक के लिए आपको एक इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है, लेकिन अब भाई आपके पास इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। माय क्वेश्चन इज व्हाई नॉट लर्न शेयर मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग? डेफिनेटली we must learn share trading as well. Again, that share trading requires investment. आप कहीं भी जाएं, आपको बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ नहीं होगा। तो स्टार्टअप एक ऐसी सुविधा देता है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं भी है और अगर आपको कहीं से चाहिए तो वो शुरुआत हो सकता है, इसलिए इसका नाम है स्टार्टअप, कुछ शुरू करना। तो ये उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां पर आपके पास बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है या आप रिस्क नहीं ले सकते। दूसरा, आप सीजन प्लेयर नहीं है जी, तब तक के लिए स्टार्टअप बहुत अच्छा है। जब स्टार्टअप धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो वो ट्रेडिंग की तरफ ही जाता है। वो जाता है उधर। ट्रेडिंग एक ऐसी स्टेज है जब आप स्टेबल हो गए, आपके पास फाइनेंसेस तगड़े हैं और आप उसको स्केल अप कर रहे हैं। अगर कुछ नुकसान हो भी जाए तो कोई बात आप उसको क्षमता रहती है आपकी कि आप सह लें। तो आप हो सकता है कि अभी आप 1 करोड़ रुपए पे काम कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में जब जाएंगे तो आप 100 करोड़ में काम करें या 150 पे काम करें, तो वहां पर ट्रेडिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आता है। ट्रेडिंग इज ए स्टेज, आई वुड से रादर। ट्रेडिंग भी बिजनेस है, ट्रेडिंग में भी स्टार्टअप्स होते हैं, उसमें भी होते हैं, बट दैट रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट। तो वो जहां पर चैलेंज होता है वहां पे स्टार्टअप उसका एक ऑल्टरनेटिव है। तो हम ये दोनों साथ चलते हैं, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं है या अगेंस्ट नहीं है। ये एक स्टेप है। स्टार्टअप शुरुआत है और ट्रेडिंग शायद उसका एक बहुत ही सुधरा हुआ या बहुत ही हाई वॉल्यूम टर्नओवर वाला एक स्वरूप है। हम ये कह सकते हैं कि स्टार्टअप एक पहली सीढ़ी है और फिर ऊपर की मंजिल में जाकर हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। करना ही है। आगे हम समझते हैं कि जब आगे बुलाएंगे फिर हम ट्रेडिंग पर आपसे जरूर करेंगे। तो पहले ये पूछना चाहेंगे, जो कीपिंग द एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, मतलब पॉपुलेशन बहुत हद से बढ़ी हुई है, बढ़ चुकी है, रिक्वायरमेंट्स लोगों की भी बहुत है, लेकिन रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ फिर कमाना भी है। इज दिस अ चैलेंज फॉर द इंडिया, फॉर द स्टार्टअप, और इट इज अ पोटेंशियल? मतलब दोनों चीज़ें, ये पोटेंशियल भी हो सकता है क्योंकि चीज़ों की खपत है, या इट्स ऑल्सो ए चैलेंज क्योंकि हमें रोजगार भी देना है। अभी फिलहाल अगले 10 सालों तक मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ही देखता हूँ। ये पोटेंशियल ही है इस वक्त, ये पोटेंशियल है क्योंकि जितना बड़ा कस्टमर बेस भारत के पास है उतना दुनिया में किसी के पास नहीं है। हम 140 करोड़ प्लस हैं आज की तारीख में। तो आप ये देखिए कि आपके कंज्यूमर पोटेंशियल कितना बढ़ गया है। इन हाउस आपके घर में ही है, आपको उसके लिए चाइना नहीं जाना पड़ रहा है, अमेरिका नहीं जाना पड़ रहा है। और आप कोई भी चीज का प्रोडक्शन देख लें, उसकी जो डिमांड और सप्लाई का रेशो है वो हमारे यहाँ पर जमीन आसमान का ही अंतर है। अच्छा, जितना तेल हम बनाते हैं उससे ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि इतने लोगों को फीड करना है। राइट। ये जो एप्पल है, एप्पल हमारे कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, कुछ एक जगह उत्तराखंड में है, तो ये पूरा नहीं हो पाता। हम ऑस्ट्रेलिया, टर्की, न्यूजीलैंड कितनी जगहों से इंपोर्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ तो कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। तो अभी अगले 10 साल तक मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ा मार्केट है हर चीज के लिए। तो उसमें ये हमें एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना है। जब हम सर्वे करें, जब हम R&D करें अपने स्टार्टअप आइडिया की, तभी सोच लें कि मेरा कस्टमर बेस कौन है और कितना बड़ा है। तो इसलिए मेरा बोलना था कि ग्लोबल होने का हमें शुरू से ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारी सोच ग्लोबल हो, हमारे प्रोडक्ट की रीच ग्लोबल हो। बल्कि आपने अगर उसको अच्छे से डिजाइन किया है, ब्रांड किया है, ब्रांडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी स्टार्टअप। अगर आपने अच्छे से ब्रांडिंग पैकेजिंग की है, उसमें इको फ्रेंडलीनेस और सस्टेनेबिलिटी डाली है, तो मुझे लगता है भारत में ही आप इतना ज्यादा बेच लेंगे कि आप भारत से बाहर जाने के लिए आपके पास समय ही नहीं होगा। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि हम देखें कि हमारा जो मार्केट है उसको कैटर करें, हम मार्केट को देखना, क्योंकि मैं यहाँ ऐसी कॉफियाँ शुरू करूंगा जो फॉरेन में महंगी होंगी, यहाँ ना चले। इसका कैसा ख्याल रखना चाहिए? मतलब ये देखिए, ये सब चीजें हमें साथ में, मैंने आपको बताया था कि आपको पूरे टाइम स्टडी भी करते रहना पड़ता है। आपको मार्केट ट्रेंड्स को स्टडी करना पड़ता है कि कहाँ से डिमांड आ रही है। आपको पॉलिटिकल सिनेरियोस को स्टडी करना पड़ता है कि कहाँ लड़ाई हो गई है तो वहां पे जो चीज आ रही थी वो महंगी हो जाएंगी या वहां भेज नहीं पाऊंगा। जैसे अभी फिलहाल अगर हम देखें कि हमें टैरिफ्स लगे हैं इंटरनेशनली, तो अब अमेरिका भेजना
25 या 50% महंगा होगा तो वो लोग आपसे खरीदेंगे खरीदेंगे नहीं। क्या? अब ये कहाँ जाना चाहिए, तो उसकी क्या प्लानिंग है। तो ये करंट सिनेरियोज और करंट अफेयर्स के बारे में एक एंटरप्रेन्योर को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। उसके पास अपनी टीम होती है जो कि इन सब चीज़ों को देखती है, जिनको बिजनेस एनालिस्ट बोलते हैं। तो AI का यूज़ करके आप अपने फ्यूचर प्रेडिक्शंस कर सकते हैं और उस पे आप अपने बिजनेस का प्रोडक्शन भी प्लान कर सकते हैं, आप सेल्स प्लान कर सकते हैं और साथ में आप अपना प्लान बी भी प्लान कर सकते वी हैं। हैड लास्ट फ्यू मिनट्स, हम चाहेंगे कि आप नाजरीन को, व्यूअर्स को, जो दर्शक है उन्हें कुछ मैसेज दीजिए, सॉलिड मैसेज कि को बिजनेस शुरू करें, आज निकलें और स्टार्टअप करें। नहीं, मैंने देखा है यहाँ पर, जैसे एक मैंने रोटी का बिजनेस देखा है जो 10-10 रुपए में वो रोटी मसाला लगा के देते हैं। दैट्स एन एक्सीलेंट आइडिया और ये बहुत बड़ा स्केल अप हो सकता है और ये बाकी जगहों पर नहीं है। तो मुझे तो लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं यही बोलूँगा कि आपके इस जम्मू कश्मीर यूटी में बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है। आपके पास टूरिज़्म, प्राकृतिक संसाधन, एग्रीकल्चर, फूड बहुत ज़्यादा है, आपके पास कला बहुत है, आर्टिजन्स आपके बड़े अच्छे हैं, आपके शॉल्स बड़ी फेमस है, हर एक को कश्मीरी शॉल चाहिए, हर एक को कश्मीरी सूट चाहिए, कश्मीरी फर्नीचर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने आसपास की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये ध्यान रखना चाहिए और एक स्टार्टअप जरूर खोलना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत कारआमद। ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ से निकलकर कुछ स्टार्टअप की आपसे आइडिया लेकर स्टार्टअप करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको आज यहाँ बहुत अच्छा लगा होगा और आज यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप दोनों नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रगुजार है कि 1 घंटा हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके। हमें उम्मीद है कि ये जो कारआमद बातें, मानेखेज़ बातें हमने की, इस पर हम जो मशवरा मिला गया इस पर हम अमल करें। दीजिए हमें आज के प्रोग्राम में इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।